कहानी शुरू होती है। कुछ स्टूडेंट्स पिकनिक पर निकले हुए हैं। हमारी हीरोइन शाओ कांग अपनी डायरी लिख रही थी। बगल वाला दोस्त झांकने ही वाला था कि गलती से पेन गिरा देता है। शाओ कांग जैसे ही झुककर पेन उठाती है तभी एक अजीब हादसा हो जाता है। सामने चल रही कार को अचानक एक रहस्यमयी हवा उड़ाकर ओपन टूरिंग कार बना देती है। शाओ कांग ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती है। तभी वही हवा उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो समय पर झुक जाती है और बाल बाल बचती है। पीछे मुड़कर देखती है तो बिजली का खंभा भी टेढ़ा होकर गिर चुका था। अब उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। वो तुरंत बस से कूदकर भाग खड़ी होती है, मगर वो अजीब हवा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि 4 लोग पैदल जा रहे हैं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब झुक जाओ, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। मजबूरी में वो सिर्फ एक को ही बचा पाई। इसी बीच सामने से कुछ साइकिल वाले आ जाते हैं। ये देखते ही शाओ कांग फिर से भागने लगती है और उसे अंदाजा भी नहीं रहता कि कब तक भागती रही। आखिरकार वो नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ का नजारा और भी डरावना था। नदी उसके ही कटे फटे दोस्तों से भरी हुई थी। वो बिना सोचे समझे एक साफ कपड़ा उठाती है, खून धोती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने स्कूल पहुँचती है, लेकिन अब भी उसका दिमाग सुन्न था। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड शाओ जी सामने आकर पूछती है, ये क्या हालत बना रखी है, पूरे कपड़े गीले क्यों हैं? शाओ कांग अब समझ पाती है कि उसके सारे दोस्त तो मर चुके थे, तो ये सब जिंदा कैसे हैं? और पिकनिक जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तभी अचानक से फिर हवा का झोंका आता है और शाओ कांग डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। शाओ जी उसे बीमार समझकर सहारा देकर स्कूल के अंदर ले जाती है। जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचते हैं, एक और झोंका आता है और शाओ कांग डर कर भाग जाती है। शाओ जी भी उसके पीछे हो लेती है। थोड़ी देर समझाने बुझाने के बाद शाओ कांग कहती है, मुझे लगता है मैंने अजीब सपना देखा है। सपने में पूरी स्कूल को वो रहस्यमयी हवा काट डालती है, सबको बीच से 2 हिस्सों में बांट देती है और जो कपड़े मैंने पहने हैं वो दरअसल मेरे मरे हुए दोस्त के हैं। ये सुनकर शाओ जी उसे समझाती है, अरे वो तो बस बुरा सपना था, सपने हमेशा उल्टे ही सच होते हैं। इसके बाद दोनों अपनी बाकी सहेलियों शाओ जे और शाओ मेई को ढूंढते हैं। फिर चारों तय करते हैं कि क्लास बंक करके झील किनारे घूमने चलें। नीचे उतरते ही टीचर सामने आ जाते हैं। उनसे 2-4 बातें करके सब वहाँ से भाग निकलते हैं। वैसे भाई लोग याद करो, तुम लोग जब क्लास बंक करते थे तो कहाँ जाते थे? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने तो कभी बंक किया ही नहीं। थोड़ी देर बाद सब झील किनारे पहुँचते हैं। वहीं शाओ जी बाकियों को शाओ कांग का सपना बताती है कि पूरी स्कूल रहस्यमयी हवा से मर गई थी और बस वो अकेली बची थी। ये सुनकर शाओ मेई कहती है, ये सच भी हो सकता है। इस ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में हमारा एक और रूप। जैसे अगर मैं इस झील में पत्थर फेंकूं तो किसी और ब्रह्मांड वाली मैं पत्थर न फेंकूं। सबको उसकी बात सही लगती है। तभी शाओ मेई देखती है कि जमीन पर 2 तकिए पड़े हैं। सबने उन्हें उठा लिया और तकिए की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही शाओ कांग ने तकिया फेंका, उसके हाथ की उंगली कट गई। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वहाँ अचानक 2 अजनबी खड़े हैं। शाओ कांग ने ऊपर देखा तो पाया कि अभी जो अजनबी खड़े थे वो अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले शाओ मेई ने जमीन से एक पंख उठाकर कहा, ये पंख जहाँ गिरते हैं वो पहले से तय होता है, चाहे जितना भी संघर्ष कर लो किस्मत को बदला नहीं जा सकता। शाओ कांग ने पूछा, तो क्या हम अपना भाग्य कभी नहीं बदल सकते? शाओ मेई बोली, नहीं, असंभव तो नहीं है, बस एक शॉर्टकट है, वो ये कि तुम वैसा काम करो जो तुम आम तौर पर कभी नहीं करते, और वो भी उस पल से पहले जब दिमाग को एहसास हो, तभी तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। इतना कह ही रहे थे कि शाओ जी ने याद दिलाया, दूसरा पीरियड शुरू होने वाला है, जल्दी स्कूल चलते हैं। तीनों दौड़ते हुए निकल पड़े, मगर जाते जाते शाओ मेई पीछे मुड़कर बोली, कभी भी हकीकत से हार मत मानना, जिंदगी हमेशा असली होती है और अगर तुम हकीकत को सह नहीं पाए तो हार जाओगे। सीन बदलता है। शाओ कांग अब क्लास में बैठी है। नीचे झुककर देखती है तो अचानक जमीन पर एक तकिया पड़ा मिलता है। शाओ जी ने उसे तकिया उठाए देखा और हंसते हुए कहा, चलो पिल्लो फाइट खेलते हैं, फेंको इधर। लेकिन जैसे ही उसने तकिया फेंका, पूरा माहौल बदल गया। क्लासरूम में टीचर हाथ में गैटलिंग गन ली चिल्लाने लगे, सब मर जाओ, और फिर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। शाओ कांग के प्राण जाते जाते बचे, क्योंकि शाओ मेई और शाओ जे समय पर पहुंचकर उसे खींच ले गई। उन्होंने घबराकर कहा, हमारी क्लास के टीचर ने भी सारे बच्चों को मार डाला है। तीनों तुरंत एक दूसरी क्लास में जाकर छिप गए, मगर वहाँ भी एक और टीचर आ धमका, एक हाथ में M4 और दूसरे में शॉटगन। शाओ जे बेवकूफी से उसकी ओर दौड़ पड़ा और जान गंवा बैठा। अब शाओ मेई ने शाओ कांग का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगी, लेकिन गोलियों की रफ्तार से वे बच न सकी। शाओ मेई जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, कभी हकीकत से हार मत मानना, और फिर उसकी जान चली गई। शाओ कांग ये देखकर पागल सी हो गई और जान बचाने के लिए बाहर भागी, मगर बाहर का हाल और भी खतरनाक था। सारे टीचर हैवी हथियारों से लैस होकर बच्चों पर हमला कर रहे थे। जैसे तैसे वो 4 और बच्चों को लेकर स्कूल से बाहर निकल आई, लेकिन गेट से बाहर निकलते ही वही रहस्यमयी हवा फिर से उस पर टूट पड़ी। सौभाग्य से शाओ कांग के पास किसी मुख्य पात्र का आशीर्वाद था, जिससे वो किसी तरह भागकर एक व्यस्त शहर की सड़क तक पहुंच गई।
यहाँ एक अजीब बात थी, पूरे रास्ते में उसने एक भी लड़का नहीं देखा, सबकी सब लड़कियां ही थी। शाओ कांग सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहाँ पुलिस वाले ने उसे देखकर कहा, अरे ये तो शाओ जिंग है ना, आज तुम्हारी शादी नहीं है क्या? तुम यहाँ कैसे आ गई और ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना है? इतना कहकर पुलिस वाले ने उसे आईना थमाया। शाओ कांग ने जैसे ही शीशे में देखा, उसके होश उड़ गए। उसमें वो कोई और ही इंसान दिख रही थी। पुलिस वाला बोला, चलो जल्दी करो, तुम्हारी शादी में देर हो रही है, और उसे पुलिस कार में बैठा लिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सड़क पर खड़े सभी लोग कार पर हाथ मार मार कर हंस रहे थे। आखिरकार शाओ कांग को मेकअप रूम ले जाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से शाओ जी से हुई। शाओ कांग पूछ ही रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शाओ जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है तुम किससे गुजर रही हो, लेकिन अभी कुछ मत बोलो, हमारी निगरानी की जा रही है। फिर उसने हेयर ड्रायर उठाया और शाओ कांग के बाल सुखाने लगी। तभी शाओ कांग को अचानक बस वाला हादसा याद आया और वो डर के मारे जमीन पर गिर गई। इसी बीच शादी का गाउन भी आ गया। शाओ जी ने एक बहाना बनाया और कमरे में मौजूद बाकी सबको बाहर भेज दिया। कमरे से सबके जाने के बाद शाओ कांग ने घबराकर शाओ जी से पूछा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? शाओ जी ने शांत लहजे में कहा, तुम अब शाओ कांग भी हो और शाओ जिंग भी। आज तुम्हारी शादी है, घबराओ मत, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाना। उसने शाओ कांग का वेडिंग ड्रेस ठीक किया और तभी 4 औरतें अंदर आ गईं। शाओ जी ने उनमें से एक को पकड़ लिया और बोली, शाओ जिंग ध्यान से देखो। उसने उसे सिखाना शुरू कर दिया कि हालात से कैसे निपटना है। आखिर में एक बची जिसके पास गैस नहीं थी। शाओ जी ने शाओ कांग का हाथ पकड़कर उसे खुद सिखाया और एक ही झटके में सब निपटा दिया। इसके बाद उसने टूटी हुई बोतल थमाई और कहा, शादी शुरू होने वाली है, ये लो, पहले तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। शाओ कांग ने खुद को संभाला और अकेले ही शादी हॉल में पहुंची। शुरू में उस पर फूलों की बौछार होती रही। पियानो की धुन बजते ही माहौल बदल गया। आसपास खड़ी औरतें अजीब तरह से उसे घूरने लगी। फिर उसे मंच तक ले जाया गया। पियानो बजाने वाली ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब अपने दूल्हे से मिलो। जैसे ही शाओ कांग ने सामने देखा, उसके होश उड़ गए। वो बिना सोचे समझे बोतल उठाकर सीधा दूल्हे की गर्दन पर मार बैठी। लोग ये देखकर चीखने लगे, उसने अपने पति को मार डाला। सब भागने लगे। उसी वक्त स्कूल के 2 टीचर भी वहाँ आ धमके और लड़ाई शुरू हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद शाओ कांग और शाओ जी ने उन्हें हराया और भाग निकले। दौड़ते दौड़ते शाओ कांग बोली, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। शाओ जी बोली, तुम भागते रहो, मैं उन्हें भटका देती हूँ। सच कहूँ तो शाओ जी वाकई जान की बाजी लगाने वाली दोस्त निकली। शाओ कांग भागते भागते आगे बढ़ी तो देखा एक एथलीट उसे हाथ हिला रहा है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन एथलीट उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे ये तो शाओ कांग है ना, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। शाओ कांग फिर से हैरान रह गई। पास लगे शीशे में देखा तो उसका चेहरा फिर बदल चुका था। वो हकलाकर पूछती है, ये सब आखिर हो क्या रहा है? एथलीट बोला, कोई बात नहीं, बस हमारे साथ दौड़ो। जैसे ही वो ट्रैक पर दौड़ती है, अचानक उसे अपने मरे हुए दोस्त शाओ मेई और शाओ जे दिख जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाओ जी भी पहुंच जाती है, मगर पीछे से वही टीचर और उसका दूल्हा फिर आ धमकते हैं। शाओ जी ने उन्हें रोकने के लिए शाओ कांग को एक शॉर्टकट दिखाया और खुद दुश्मनों को भटकाने लग गई। शाओ कांग लगातार भागती रही जब तक कि एक अंधेरी गुफा तक नहीं पहुंच गई। वहाँ एक औरत मिली जिसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और गुफा के अंदर खींच लाई। लेकिन अंदर आते ही शाओ कांग का सामना सुइयों जैसी चीजों से घिरे एक झुंड से हुआ। उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया। वो औरत बोली, तुम मर क्यों नहीं जाते? जब तक तुम जिंदा हो सब मरेंगे, बेहतर है तुम ही खत्म हो जाओ। वो हमला करने ही वाली थी कि पीछे से अचानक शाओ जी आ पहुंची और उसे खत्म कर दिया। फिर उसने शाओ कांग का हाथ पकड़कर भागना शुरू किया। एक सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद शाओ जी बोली, अब लगातार 3 बार बोलो, मैं शाओ कांग हूँ, मैं न शाओ जिंग हूँ न शाओ कांग। शाओ कांग ने ऐसा कहा और फिर से अपने असली रूप में लौट आई। इस बार शाओ जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके एक हाथ पर लाल धागा था और दूसरे पर नीला। उसने कहा, तुम्हें दोनों धागे एक साथ खींचकर मुझे खत्म करना होगा। शाओ कांग कुछ समझ ही नहीं पाई और उसके हाथ रुक गए। वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। ये देखकर शाओ जी ने गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शाओ जी ने शाओ कांग से कहा, ये दुनिया असली नहीं है, हम सब यहाँ बस यूं ही मरने के लिए फंसे हुए हैं, लेकिन तुम इस कहानी के नायक हो। अगर तुम मुझे खत्म कर दोगे तो एक रास्ता खुलेगा और तुम दूसरी तरफ की दुनिया में जा सकोगे। शाओ कांग हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिरकार दोनों धागे खींच दिए। अचानक एक दरवाजा सा खुल गया। वो हिम्मत जुटाकर उस रास्ते से बाहर निकल गया। सामने जो नजारा था उसने उसे हक्का बक्का कर दिया। वो एक ऐसी दुनिया थी जो बिल्कुल उलट थी। वहाँ कोई भी औरत नहीं थी, सब मर्द ही थे और दीवार पर लगे एक बड़े पोस्टर ने उसकी सांसें रोक दी। उस पर खुद उसकी तस्वीर थी और नीचे लिखा था, रियल डेविल गेम। उसी वक्त एक आदमी पास आया और बोला, याद है मुझे? शाओ कांग कुछ समझ ही नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो खुद को एक रहस्यमयी जगह में पाया। अंदर जाते ही उसने देखा दीवारों पर उसके जैसे ही बहुत से डॉल्स सजे थे और सबसे भीतर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा हुआ गेम खेल रहा था। धीरे धीरे सच सामने आया। बूढ़ा बोला, अभी तक समझे नहीं? तुम पहले ही मर चुके थे। मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को डीएनए से फिर से रचा है
और इसी से ये असली शैतानी खेल बनाया है। इतना सुनते ही शाओ कांग के भीतर गुस्सा उबाल मारने लगा। उसे याद आया शाओ मेई का वो वाक्य, अगर किस्मत बदलनी है तो कुछ ऐसा करो जिसकी उम्मीद किसी ने न की हो। शाओ कांग ने गहरी सांस ली और बगावत का फैसला किया। उसने चिल्लाकर कहा, बस हमें खिलौना समझना बंद करो। और फिर खुद को ही चोट पहुंचाकर उस खेल की डोर तोड़ दी। उसका एक ही विश्वास था, अगर मैं अंजाम नहीं बदल सकता तो कम से कम सफर को बदल दूंगा। इसी पल कहानी समाप्त होती।